अस्सलाम वालेकुम। फहद भाई कितना आवाज आ रही था ना, मैनू तो आवाज नहीं आ रही लेक्चर की। भाई टाइम क्या है कि 9:20 स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये फैसल माइक वालेकुम काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है उसको स्टडी किया था कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जब आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स को डिसाइड नहीं करते, जनरल इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो आपका किस तरह से होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली आपको एरिया अंडर द कर्व देती है। एरिया अंडर द कर्व से मुराद ये है कि आपने कोई भी एक लाइन लगाई ग्राफ के ऊपर, तो उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो एरिया आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप डबल इंटीग्रेशन करें तो वो आपको क्या देगा जी। डबल इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि दो वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व हो, सॉरी डी एक्स और डी वाई, ये दो वेरिएबल्स अगर आपके इन्वॉल्व हो तो वो आपको एरिया देगा किस चीज का, रेक्टेंगल का। सेम इसी तरह से अगर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन हो तो वो आपको वॉल्यूम देती है। तो सिंगल इंटीग्रेशन क्या देती है, लाइन के अंडर जो एरिया है वो देती है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब इससे अगले वाले जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे जी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग से मुराद ये होता है कि किसी भी चीज को, लाइक आपने अगर कोई ट्रेंड लिया है, ट्रेंड से मुराद ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लैब के अंदर, आपने उसके बनाए रिजल्ट्स। ठीक है जी, रिजल्ट्स अब आपने उसके बनाए, तो अब आप उसका, आपको कहा जाता है कि जी आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, उसका एक ट्रेंड आएगा, या तो वो एक सर्टेन लिमिट में इंक्रीज कर रहा होगा फिर डिक्रीज कर रहा होगा, इस तरह से कोई ना कोई उसका ट्रेंड आ रहा होगा आपके पास ग्राफ का ना। तो वो ग्राफ क्या होता है आपके पास, इनफैक्ट आपकी जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को आपने प्लॉट किया होता है दोनों वेरिएबल्स के अगेंस्ट। यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होती है। एक्स आप कुछ भी रख सकते हैं, टाइम रख सकते हैं। वाई के ऊपर आपका फ्लो रेट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक बेंच की, तो हाइड्रोलिक बेंच में हम सिंपली ये देखते हैं कि हम टाइम के हिसाब से वेंचुरी मीटर लगाते हैं, वेंचुरी मीटर के थ्रू हम उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं कि आपके पास वेलोसिटी क्या आ रही है फ्लो की। तो आपने एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी प्लॉट कर दी, एक साइड पे आपने टाइम के लिहाज टी डिसाइड करके टी प्लॉट कर दिया। यानी एक्स पे आपने टी प्लॉट कर दिया और वाई पे आपने वेलोसिटी प्लॉट कर दी। अब ये क्या है, आप जब इसको, आप इसकी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ आ जाए। उस ग्राफ की आप अगर इक्वेशन निकाल दें तो वो आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। वो कैसे आती है वो अभी हम देखेंगे। आपने, अगर आपको स्लोप गिवन हो ग्राफ की, अगर आपको स्लोप गिवन हो तो आप उसमें से इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, या अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन हो तो आप उसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। या सिंपल मैं ये कहना चाहूँ अगर, कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिनमें डी ओवर डी एक्स इन्वॉल्व हो। डी ओवर डी एक्स से मुराद आपकी स्लोप होती है। किसी भी चीज का आप ट्रेंड देखना चाहें, यानी डेरिवेटिव दो तरह से यूज होता है। एक आपका क्या होता है, स्लोप, एज अ स्लोप यूज हो रहा है, और एक आपके पास टाइम वेरिएशन यूज हो रही होती है। टाइम वेरिएशन यानी इंस्टेंट रेट आ रहा होता है, जिसको हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जब आपके टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, या इस तरह की चीज। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड हो तो डीएक्स आ जाएगा। तो ये क्या है, ये असल में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है जी, एन इक्वेशन लाइक डी वाई बाई डी एक्स दैट हैज अ डेरिवेटिव इन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो किसी भी इक्वेशन में, वो आपकी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन y ऑफ x, तो हमने करना क्या है जी कि हमने एक फंक्शन फाइंड आउट करना है
y किस टर्म्स में, कि फंक्शन y ऑफ x, यानी x के टर्म्स में वो फंक्शन होगा. We know its derivative and its value y naught at a particular point. X naught is called initial value problem. तो x naught के ऊपर अगर आपको वैल्यू पता हो, यानी आप एक आपको इक्वेशन गिवन है एक्सेलरेशन की और आपको बताया जाता है कि ये इक्वेशन है जी, और इसका आपने क्या करना है, आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन है किसी का कोई? नो सर. अच्छा चलें, माइक का एंडिंग म्यूट रखें फिर. इसके एंड पे जो है ना वो क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर किसी का है अभी. तो आप करना क्या होता है कि आपके पास एक्सीलरेशन गिवन है और आप एक्सीलरेशन की इक्वेशन गिवन है और साथ आपको बताया जाता है कि उसका इनिशियल एक्सीलरेशन यानी ए नॉट, ए नॉट से मुराद वाई नॉट, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वाई नॉट, ए नॉट उसका इतना है, इनिशियल एक्सीलरेशन उसका इतना है. इनिशियल एक्सीलरेशन से मुराद वाई नॉट एट एक्स नॉट, एक्स नॉट से मुराद इनिशियल यानी टाइम जब आपका जीरो हो. तो ये आपकी बन जाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें इनिशियल वैल्यू आपको गिवन हो. तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. इसकी एग्जांपल अगर बात करें, फाइंड अ बॉडीज वेलोसिटी फ्रॉम इट्स एक्सीलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन की इक्वेशन गिवन है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. The acceleration of gravity near the surface of the earth is 9.8 meter per square second. This means that the velocity v of the body falling freely in a vacuum changes at the rate. तो आपके पास क्या आ जाएगा जी कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है. वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि जब आपकी कोई चीज गिरती है, फ्रीली फॉल कर रही है कोई बॉडी अगर आपकी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो ये आपके पास क्या आ गया जी, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 9.8 meter per square second. If the body is dropped from rest, what will its value be t second after it is released? तो इनिशियली वो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. उस वक्त वो मूव नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी जीरो है. तो आपको इनिशियल वैल्यू दे दी गई है वेलोसिटी की. अब आपने क्या करना है कि आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है इस चीज का, वेलोसिटी का, कि वो जब फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी किसी टाइम के ऊपर भी अगर आप निकालना चाहें टी सेकंड के ऊपर, तो वो कितनी आएगी. वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 9.8. सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो उसके साथ क्या लग रहा है, अभी डी ओवर डी टी लगा हुआ है. तो डी ओवर डी टी को रिमूव कैसे करते हैं, डी ओवर डी टी को मैंने बताया था कि इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो आपने इसको अगर खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे. जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा जी, v, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9.8. चूंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज इक्वल टू टी. तो 9.8 मल्टीप्लाइड विथ टी. अब ये कांस्टेंट्स होते हैं. कांस्टेंट्स मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि क्यों ऐड करते हैं कांस्टेंट्स, इसलिए ऐड करते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. तो अगर इन एनी केस अप्रोक्सीमेशन में आपके पास कोई कांस्टेंट मिस हो रहा हो तो वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है. तो v प्लस सी वन, लेफ्ट साइड पे हमने एक कांस्टेंट ऐड किया और ये किसी तरह से राइट साइड पे कांस्टेंट ऐड किया. अब ये सी वन को आप राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं. तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी टू माइनस सी वन, वो भी एक कांस्टेंट होगा. लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास मैं यहाँ पे 20, सी टू की जगह पे 20 ऐड करता हूँ, सी वन की जगह पे 10 ऐड करता हूँ. तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट साइड पे सिर्फ v रहने देता हूँ, तो v क्या बन जाएगा, 9.8 t प्लस c. c इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10. तो 10 भी आपके पास एक कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करेंगे तो अगेन कांस्टेंट ही आता है. तो आप इसको कंबाइंड एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज c. सो v इज इक्वल टू 9.8 t प्लस c. अब आप t की वैल्यू सिर्फ पुट करते जाएंगे. कैसे पुट करते जाएंगे, फर्ज करें आपने t 1 सेकंड के बाद देखना है कि आपने बॉडी को रिलीज किया, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी.
2 सेकंड के बाद कितनी होगी, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। यानी जब आपके पास डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू अगर आपको गिवन हो, इनिशियल वैल्यू से मुराद जब आपका टाइम 0 हो, तो इनिशियल वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे और एक रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन इज 9.8t प्लस सी। अब आपने इनिशियल वैल्यू पुट करनी है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, जब टाइम इज इक्वल टू 0 हो तो आपके पास v कितना आ रहा था, 0 आ रहा है। यानी इसमें कांस्टेंट की वैल्यू अब आपने वैल्यूएट करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू वैल्यूएट करने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू आपने पुट की, वेलोसिटी आपकी 0 होगी 9.8, और टी भी आपके पास उस वक्त क्या था, 0 था। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब आप इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, सी को अगर 0 कर दें तो आपकी इक्वेशन सिंपल ये बन जाती है, v इज इक्वल टू 9.8t, बस। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9.8t आपके पास इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो आप जब आप सी लिख रहे हो या सी की वैल्यू लिखते हैं तो फर्क क्या होता है। जब आप सिर्फ सी लिख रहे हो साथ उसकी वैल्यू ना वैल्यूएट कर रहे हो तो उसको कहते हैं जनरल सोल्यूशन। और जब आप सी की वैल्यू वैल्यूएट करके उसमें पुट कर दें तो आपके पास वो क्या बन जाता है, उसको आप कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। यानी वो उस जो आपकी रेंज है उसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो। ठीक है जी। फाइंडिंग अ कर्व फ्रॉम इट्स स्लोप फंक्शन एंड अ पॉइंट। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, फाइंड द कर्व। कर्व हमने फाइंड आउट करनी है हुज स्लोप एट द पॉइंट एक्स वाई इज 3x²। उसकी स्लोप गिवन है। स्लोप से मुराद क्या होता है, dy by dx गिवन है। इफ द कर्व इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू अ पॉइंट, और एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या है जी, कर्व आपकी पास कर रही है एक पॉइंट से, वो पॉइंट है 1 -1। यानी x की वैल्यू आपके पास जब 1 हो तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो अब आपने करना क्या है, आपको dy by dx गिवन है, दैट इज इक्वल टू सॉरी 3x², और आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है। इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशन गिवन है, दैट इज y एट 1 व्हेन यू आर हैविंग x इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ द y वुड बी इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -1 होगी। तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। y ऑफ 1 से मुराद ये है कि x जब आपका 1 हो तो y की वैल्यू उस वक्त क्या होती है, -1। तो ये आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। आपने ऊपर वाली इक्वेशन को सेम उसी तरह से सॉल्व करना। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x³ प्लस c। 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3x² है, तो पावर रूल लगाएंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। इस पावर रूल लगाते हैं तो x³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है, 3 से कैंसिल होगा। तो आपके पास नेट इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x³ प्लस c। अब आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो आपको वैल्यू इनिशियल कंडीशन की गिवन है वो वैल्यू आपको क्या गिवन है कि y अगर आप सॉरी अगर आपका x 1 हो तो y उस वक्त क्या होता है, -1 होता है। तो y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और x की वैल्यू उस वक्त क्या है, 1 है। 1 का क्यूब भी किसके इक्वल होता है जी, 1 के ही इक्वल होता है। अब आप c को एक साइड पे रहने दें, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, -2। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आएगी इस कर्व की, c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंबाइंड गिविंग द जनरल सोल्यूशन। ये जो जनरल सोल्यूशन आपके पास ऊपर आ रहा है, इसके अंदर आप क्या करें, c की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन आपके पास बन जाती है x³ -2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, यानी ये कर्व आ जाएगी। ये कर्व की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब अगर बात करें फाइंडिंग अ प्रोजेक्टाइल्स हाइट फ्रॉम इट्स एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल पोजीशन। फाइंडिंग अ प्रोजेक्टाइल्स हाइट from its acceleration, if you are being provided with the acceleration of अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका आपको एक्सेलेरेशन पता है,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास मैं बता रहा था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास जो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है वो आपके पास होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8। तो 9.8 आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। उस एक्सीलरेशन के थ्रू आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंडिंग है प्रोजेक्टाइल हाइट। हाइट आपने फाइंड आउट करनी है और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन को देखते हुए आपने क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? आपने हाइट फाइंड आउट करनी है उस प्रोजेक्टाइल मोशन की, उस ऑब्जेक्ट की। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि जब आप जमीन से, जैसे हम बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल को जब हम बैट से हिट करते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रिजेक्टरी को फॉलो करता है। ट्रिजेक्टरी से मुराद उसका जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ होता है, यानी एक दफा वो ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट लेता है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है जी। हैवी प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड स्ट्रेट अप फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि 3 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से। उसमें से आप क्या करते हैं, एक हैवी पार्टिकल को आप क्या करते हैं जी, ऊपर की तरफ फेंकते हैं। हैवी प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड स्ट्रेट अप फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव ग्राउंड लेवल विद एन इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 160 मीटर पर सेकेंड। Assume that the only force affecting the projectile during its flight is from gravity. तो उसकी जो फोर्स अफेक्ट कर रही है उस प्रोजेक्टाइल मोशन को वो सिर्फ ग्रेविटी है। आपने assumption ये लेनी है कि ग्रेविटी है, आप फ्रिक्शन की फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप सिर्फ ग्रेविटी की जो फोर्स है उसी के थ्रू उसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि आपका ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स के थ्रू क्या है जी, वो कंट्रोल हो रहा है, which produces a downward acceleration of, जो प्रोड्यूस करती है डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल हाइट above the ground as a function of time t. If t is equal to 0 when the projectile is fired, how high above the ground is the projectile 3 seconds after firing? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये गिवन है, सॉरी, एक्सेलेरेशन आपके पास गिवन है। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन होती है डी वी ओवर डी टी, और v जो है फर्दर v क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होती है, यानी डी एस ओवर डी टी होता है। तो आप इसको a को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ s डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। समझ गए? यानी एक्सेलरेशन इज बेसिकली डी वी ओवर डी टी एंड v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। तो d ओवर डी टी पहले बाहर है, अंदर आपके पास डी वी ओवर डी एस ओवर डी टी हो गया, तो ये डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर हो गया। तो डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन आ गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हमें ये गवर्न करे कि उसकी हाइट क्या होगी ग्राउंड से ऊपर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से, यानी जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी हाइट कैसे वेरी करेगी। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट करना है। When the projectile is fired, तो उस वक्त उसका टाइम क्या है जी, आपने एज्यूम करना है टाइम 0 t। हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकेंड। जब आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो टाइम जब आप 3 रखेंगे उसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है। ये क्वेश्चन है। सो वी आर हैविंग द इक्वेशन हमारे पास है जी डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8, और माइनस इसलिए लगा है साथ क्योंकि आप ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस 9.8 आ जाएगा। अब इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें तो इनिशियल कंडीशन के ऊपर आपके पास क्या है जी, द इनिशियल कंडीशन इज बीइंग गिवन हियर इज दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 160 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v होती है, और v को फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है वो। वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की चेंज होती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है। तो डी एस ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 0, ये जो ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है एट टी इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा।
ये बता रहा है कि जब आपका टाइम 0 हो तो उस वक्त ds ओवर dt की वैल्यू 160 है एंड s इज इक्वल टू 0, s ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। s ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 से मुराद क्या है कि आपका जो एक लेवल ग्राउंड से अप है प्लेटफॉर्म का, वो तो देखें आपने जो रिलेशन निकालना है वो ग्राउंड लेवल के लिहाज से निकालना है। तो जब आप ग्राउंड लेवल को रेफरेंस रखें तो ये जो 3 मीटर की हाइट है ये तो आपकी पहले ही है, यानी जब आप फायर नहीं भी कर रहे तो उस वक्त भी आपका जो प्रोजेक्टाइल है, जो पार्ट है, वो आपका क्या है, जो जो भी ये मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रिजेक्टरी जो फॉलो कर रहा है आपके पास हैवी प्रोजेक्टाइल, उसकी जो इनिशियल हाइट है वो आपके पास 3 मीटर है। तो ऐसा आपके पास इनिशियली 3 है जब आपका टाइम 0 है। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस आ गई और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दो चीजें आपने डिफाइन करनी होती हैं जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के थ्रू एक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना होता है और दूसरा आपने इनिशियल कंडीशंस को डिफाइन करना होता है। अब आपने दोनों इनिशियल कंडीशंस भी डिफाइन कर ली और डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफाइन कर ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर है तो दैट इज इक्वल टू -9.8। लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू 9.8 और साथ क्या आ जाएगा टी प्लस C1 क्या आ गया जी, कांस्टेंट आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। वी अप्लाई द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन टू फाइंड C1। हम पहली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे और C1 फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, हमारे पास ds ओवर dt एट टाइम when time is equal to 0 we are having the value of ds over dt that is equal to 160। तो 160 आपके पास वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 160 आ जाएगा। कब, जब आपके पास टाइम क्या हो 0। तो -9.8 इंटू 0 और लेफ्ट साइड पे 160 है तो C1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, इस इक्वेशन को जब आप पुट करते हैं तो आपके पास C1 की वैल्यू आ गई 160। दिस कंप्लीट्स द फार्मूला फॉर ds ओवर dt। अब आप ऊपर ये जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी इंटीग्रेशन के बाद, उसमें C1 की अगर वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगी, ds ओवर dt इज इक्वल टू -9.8 t प्लस 160। 160 वो वैल्यू है C1 की जो आपने अभी इवेल्युएट की है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट अगेन। हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। ds ओवर dt की जो इक्वेशन बनी है -9.8 t प्लस 160, इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जी s की। s क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर प्लस 160 टी प्लस C2 आपके पास इसका कांस्टेंट आ गया। ये जो सेकंड आपने इंटीग्रेशन की है इसका कांस्टेंट आ गया C2 आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपके पास इनिशियल s की वैल्यू भी गिवन है जो आपने ऊपर डिफाइन की है यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 वी आर हैविंग s इज इक्वल टू 3। सो आपने s पुट किया 3 जब आपका टाइम, राइट साइड पे आपने टाइम की वैल्यूज पुट कर दी, टाइम आपने 0 पुट किया तो आपके पास C2 की वैल्यू आ गई। C2 की वैल्यू आपके पास 3 आती है। अब आपके पास s की इक्वेशन आ गई। ये आपके पास पहले जनरल सोल्यूशन था, अब आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन में -4.9 टी स्क्वायर प्लस 160 टी प्लस 3, ये आपके पास क्या आ गया जी, s की इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। किस लिए फाइंड आउट करनी थी, h फाइंड आउट मतलब हाइट फाइंड आउट करने के लिए। हाइट इन टर्म्स ऑफ s है, ठीक है जी। तो हाइट को हम s के तौर पे ले रहे हैं। अब एक दूसरी चीज पूछी हुई थी कि 3 सेकंड बाद आपके पास s कितना होगा। तो 3 सेकंड के बाद मतलब टाइम आपने कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। जब आप इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 438.9 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी हाइट की वैल्यू 3 सेकंड के बाद। 4 सेकंड के बाद एवेलुएट करना चाहें तो 4 आ जाए, 4 टी की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 5 के बाद 6 के बाद, इस तरह मतलब जैसे जैसे आप करना चाहें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये है इक्वेशन आपका जब आप एक्सेलरेशन के थ्रू वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने स्लोप के थ्रू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसका भी मेथड गिवन है। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो स्केचिंग सॉल्यूशन कर्व्स, ये स्केचिंग वाला अभी आप रहने दें, और मैथमेटिकल मॉडलिंग भी फिलहाल रहने दें। आप 4.2 एक्सरसाइज जो है इसकी क्वेश्चन नोट कर लें जो आप लोगों ने करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों ने सॉल्व करने हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में जो बार लगा के t=1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डी आर ओवर डी टी की वैल्यू जब आपके पास t1 है, ठीक है जी, तो ये बार लगा के इसलिए t=1 उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं कि डी आर ओवर डी टी की वैल्यू जब आपके पास टाइम कितना है जी, 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के ऊपर डी आर ओवर डी टी की वैल्यू 1 है। तो ये इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करने हैं, ठीक है जी, बल्कि 18 तक करने हैं, 18 क्वेश्चन तक करने हैं, 1 से लेके 18 क्वेश्चन तक। किसी को अब नहीं समझ लगी तो वो पूछ ले। सर बार का मतलब दोबारा बता दें। जी, मैं ये बता रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 अगर आप देखें, मैं आपको 1 मिनट वो खोल लूँ। 17 और 18 अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें तो इसमें d²r/dt²2/t³ तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है जिसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आपने r के लिए एक इक्वेशन निकालनी है। जब आपका डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है दो कांस्टेंट्स आपने एवेल्युएट करने हैं, C1 और C2। इन दोनों की वैल्यूज एवेल्युएट करेंगे, फिर इक्वेशन निकलेगी। अब C1 की वैल्यू एवेल्युएट करने के लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, और C2 की वैल्यू एवेल्युएट करने के लिए आपको एक और इनिशियल कंडीशन गिवन है, यानी दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। वो दो इनिशियल कंडीशंस क्या है? पहली इनिशियल कंडीशन है आपके पास डी आर ओवर डी टी व्हेन टाइम इज इक्वल टू, यानी डी आर ओवर डी टी व्हेन टी इज इक्वल टू 1। जब आपके पास टी 1 है तो उस वक्त डी आर ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? जब आप यस इसका सर। इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इंटीग्रेशन के बाद आपके पास C1 की एक वैल्यू आ जाएगी, और लेफ्ट साइड पे होगा आपके पास डी आर ओवर डी टी, राइट साइड पे कोई इक्वेशन बननी होगी टी की टर्म्स में। तो आप क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे डी आर ओवर डी टी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1, टी की जगह 1 पुट करेंगे, आप C1 की वैल्यू वैल्यूएट कर लेंगे, और उस वक्त आपके पास डी आर ओवर डी टी की, यानी लेफ्ट साइड पे आपने वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। फिर आप जब इसको फर्दर एक और रिड्यूस करेंगे जनरल सोल्यूशन को, और आप आर की टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे होंगे, तो आर की इक्वेशन जो निकलेगी उसमें C2 कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। उसके लिए एक और इनिशियल कंडीशन गिवन है, वो क्या है जी, आर की वैल्यू 1 है जब आपके पास टी की वैल्यू 1 है। तो टाइम आपके पास अगर 1 हो तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही, तो उसमें वो कंडीशन सेकंड कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। सर मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी सर जो हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी जी जी सर, उसमें ये था कि पहले इंटीग्रेशन लेना है, फिर उसका जो आंसर निकले उसको चेक करना है डेरिवेटिव है ये कि नहीं। सर दो चीजें मालूम करनी है कि एक ही चीज मालूम करनी है, एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव से मुराद इंटीग्रेशन होती है। अगर आप जैसे मुझे तो वो बता दें ताकि मैं वो देख सकूं कि उसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर बता दें रेफरेंस के लिए ना। सर ये जो हेडिंग ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स में लिखा हुआ है ना कि 1 से 18 जो क्वेश्चन करने हैं, जी जी इसमें जी एंटी डेरिवेटिव करना है उसको, जो फिर चेक योर आंसर बाय डेरिवेशन, हाँ जी डिफरेंशिएशन। हाँ जी तो इसको सर आंसर चेक भी करना है? हाँ जी, चेक इस तरह से करना है कि आपने फर्ज करें आपने क्या ले लिया, एंटी डेरिवेटिव ले लिया। जब आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया तो आपके पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप एक कांस्टेंट साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखें सी, अगर आप नहीं लिखें तो आपके पास अगेन वही डेरिवेटिव नहीं बनेगा जो पहले बना हुआ था, समझ रहे? तो ये यस चेक है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप साथ सी को इनकॉर्पोरेट कर, समझ रहे? यस सर। जी, तो ये करना होगा, अगर लिखा होगा तो करना होगा। वैसे यूजुअली मतलब कोई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने सी साथ लिखना ही लिखना है जब भी इंटीग्रेशन करनी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत होगा, इस बात का ये मतलब। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी, फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। चलें जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो जिसका मैं नाम लेता हूँ वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के लीव करते जाएं, ठीक है जी। सैयद नादे अली लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में। सैयद नादे अली। सर जी पेपर चेक हो गए? नहीं यार, पेपर नहीं चेक किया। आज करता हूँ जाके इंशाल्लाह। ठीक है सर। आज करता हूँ इंशाल्लाह। सैयद नादे अली लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। हमाद फहीम लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। अबसार रफाकत लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। मौजम लीव कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। उसके बाद दाऊद अहमद लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। दाऊद अहमद लीव कर दें। अच्छा जी, अदनान मजहर लीव कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। अदनान मजहर। सैयद सलमान लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। सैयद सलमान लीव कर दें। अब्दुल रऊफ लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। मोहम्मद शाहजेब लीव कर दें जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। तैयब अनवर लीव कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। जाहिद मुस्तफ़ा लीव कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। फहद अब्बास लीव कर दें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। जैन हनीफ, जैन हनीफ लीव कर दें। तनवीर मुख्तार लीव कर दें। दानिश अली लीव कर दें। मुअज्जम लीव कर दें। अबू बकर लीव कर दें। तलहा लीव कर दें। तलहा लीव कर दें। तलहा लीव कर दें जी। यस सर। चलिए जी।